नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया में जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, तो कई प्रोजेक्ट्स हमने टाइम पे कंप्लीट किए हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी कंप्लीट हुए हैं, मगर कई प्रोजेक्ट्स डिले भी हुए हैं। और रिसेंटली जापान के मिनिस्टर ने ओपनली कंप्लेन कर दी है कि हमारे बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ पर प्लान्स हैं इंडिया में, मगर क्या करें, कई प्रोजेक्ट्स कई सालों से डिलेड पड़े हैं। नाउ जापान को आप अगर देखें तो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। आप अगर भारत सरकार की वेबसाइट देखोगे इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे जापान के लिए इन्होंने अलग से एक सेक्शन बना रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट। और जब भी कोई जापानीज इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये जो आप कह सकते हैं पोर्टल है वो दिखता है इंडिया का। यहाँ पर आप देख पाओगे हमने एडवर्टाइज किया है इंडिया को एज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना काफ़ी आसान है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत से सेक्टर्स में। यहाँ पे आप देखोगे कनेक्ट विद जापान प्लस, एक अलग से हमने पूरा नेटवर्क बना रखा है जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए। वो सीधा बात कर सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, पेपर वर्क कैसे होगा। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा है कि कौन कौन सी जापानीज कंपनीज हैं जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे सुजुकी, टोयोटा, मित्सुबिशी मोटर्स, होंडा। फिर यहाँ पर कई इंडियन कंपनीज भी है जिन्होंने जापान में इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि इन्फोसिस, टाटा, HCL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जापान देखिए हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जापान से सिर्फ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट आती है। जापान काफी बार करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इनके जो कई लोन्स हैं आप अगर देखो इंडिया को, उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, 0.1%, 0.2% के आसपास। आप अगर करेंसी फ्लक्चुएशन को भी काउंट कर लो तब भी जापानीज लोन्स एक्चुअली बहुत सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू वर्ल्ड बैंक या फिर इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से भी। तो जब जापान भारत के लिए एक इतना इंपॉर्टेंट देश है, India and Japan are ancient civilizations and vibrant democracies. दोनों डेमोक्रेसीज हैं, क्वाड के मेंबर हैं, 2+2 की मीटिंग होती है, और जापानीज चाहते भी हैं कि इंडिया में वो और इन्वेस्ट करे। मगर तब भी अब रिसेंटली देखा गया, सैड बात है, जापानीज मिनिस्टर ने ओपनली बोल दिया कि वी आर फेसिंग मैनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स डिले इन इंडिया। और ये बात मैं कहूँगा जापान के मिनिस्टर ने पहली बार बोली है। ये मैं कहूँगा एक टाइप का वार्निंग साइन है इंडिया के लिए कि जल्द से जल्द जो भी इश्यूज हैं हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जल्दी रिजॉल्व करवाने चाहिए। क्योंकि अगर हमने जापान की अटेंशन खो दी, और ये बात जापान के इन्वेस्टमेंट सर्कल में काफी हद तक कॉमन हो गई कि देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में चैलेंज है, तो हम हो सकता है कि फ्यूचर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खो दे इन प्योर जापानीज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ऐसा क्या हो गया, कौन सा प्रोजेक्ट है जापान का जो भारत में कंप्लीट नहीं हो रहा कि इनके अब मिनिस्टर्स भी, और वो भी हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं। अगेन जिस मिनिस्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये है जापान के वाइस मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, हिरोशी नाओशी। इन्होंने रिसेंटली ये बात कह दी CII के इंटरनेशनल फोरम में। देखो इशू यहाँ पर यह है कि 2014 में जब PM मोदी गए थे जापान में, ये इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी। सितंबर 2014 में PM मोदी जापान में गए, शिंजो आबे ने इनका वेलकम किया। उस वक्त शिंजो आबे थे जापान के PM, और उस वक्त इन्होंने ये कहा कि जापान डायरेक्टली $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो सीधा सीधा करेगा इंडिया में, और कई इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है उसको फंड करेगा आने वाले 5 सालों के लिए। उसके अलावा जो जापान का सॉफ्ट बैंक है, जो जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सॉफ्ट लोन देंगी इंडिया को, ताकि इंडिया अपने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके दम पर इंडिया आने वाले 20 से लेकर 30 साल तक लगातार ग्रो करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान फंडेड प्रोजेक्ट है, कब से सुन रहे हैं इसके बारे में, आज तक डिले चल रहा है इसमें। फिर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, इसमें भी डिले चल रहा है। कई जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में, एक्चुअली आप देखोगे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना आज के समय, वो उन प्रोजेक्ट्स में आ रही है जहां पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इन्वॉल्व है। हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में वहां पर लैंड एक्वायर करने की पेस बहुत स्लो हो चुकी है महाराष्ट्र में। इसलिए हम देख रहे हैं, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट हो या फिर इवन जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, हर जगह देखा जा रहा है कि डिले हो रही है। अभी रिसेंटली आप देखें तो इस पर आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि इंडिया का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है 5 साल डिले हो चुका है। हमारे देश में आज तक बुलेट ट्रेन बनी नहीं है। जापान, चाइना में आप देखोगे बहुत सी ऐसी ट्रेन बन चुकी हैं। हमारी कोशिश है कि ये बुलेट ट्रेन बन जाए। अब पता नहीं कि ये बुलेट ट्रेन PM मोदी के कार्यकाल में कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वी डू नॉट नो।
अभी के लिए तो लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये बुलेट ट्रेन है ये अक्टूबर 2028 के आसपास कंप्लीट होगी। और इतना स्लोली है इस वक्त काम आगे बढ़ रहा है कि जापानीज जो कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो भी इतनी एक्साइटेड लग नहीं रही, उनको भी यहाँ पर लग रहा है कि इतना डिले, इसमें हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। और जापान की फ्रस्ट्रेशन देखो प्राइमरली जहां तक मैं देख पा रहा हूं उनकी स्टेटमेंट्स में इस वजह से है क्योंकि ये लोग मान के चलते हैं कि इंडिया में इतना पोटेंशियल है। जापानीज ओपनली कहते हैं कि हम इंडिया को एक मार्केट की तरह नहीं देखते, हम इंडिया को देखते हैं एज एन एक्सपोर्ट हब। हम लोग ये चाहते हैं कि ऑलरेडी सिंस 1400 जापानीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, इन द फ्यूचर हजारों और कंपनीज यहाँ पर आए और इंडिया को बना दे एक एक्सपोर्ट हब। मतलब कि जापानीज कंपनीज हैं, इंडिया में करेगी मैन्युफैक्चर कार, स्कूटर्स, कंप्यूटर पार्ट्स, सेमीकंडक्टर जो भी है, और उसके बाद इंडिया से जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे टू अफ्रीका, टू आसियान कंट्रीज, टू गल्फ कंट्रीज। तो इनके जो प्लान्स हैं इंडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मगर ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है इंडिया में ये इतना ज़्यादा अनुकूल है नहीं। कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई सरकार बदल जाती है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिले देखने को मिलता है। तो देखो इंडिया के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, मगर इंडिया में काफ़ी हद तक हमने मैनेज कर लिया इशू को। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो बिल गेट्स ने भी ये कहा है कि 2022 तक जो ये पैंडेमिक है मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, चाहे पार्टीज में कितना भी इशू हो। जो पॉलिटिक्स करनी है वो अलग रखो, डेवलपमेंट के इशू को लेकर मेरे हिसाब से आपस में लगातार बातचीत होनी चाहिए। ये कर पाना, अगेन बोलना इजी है, कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बट इंडिया के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान जैसा मेजर इन्वेस्टर इंडिया को मिलेगा नहीं। चाइना आज के समय जो भी बन चुका है उसके पीछे जापानीज इन्वेस्टमेंट का क्रिटिकल रोल था। तो मुझे पर्सनली भी काफ़ी निराशा होती है जब ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं कि जापानीज कंपनीज कई महीनों तक वार्निंग करती रही कि मुंबई मेट्रो में डिले हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर इतनी इंटरवेंशन नहीं कर रही। तो अगेन ऑल टुगेदर इन दी एंड इंडिया इज लूजिंग। तो उम्मीद हम यहाँ पर यही कर सकते हैं कि इवेंचुअली जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये पेस पिकअप करेंगे और इंडिया और जापान मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे टू ग्रो इवन फर्दर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज़ करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप आजकल में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंथ होगी ये 24 महीने की नहीं होगी, ये होगी 27 महीने की। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।